Hi guys, welcome to the channel of National Academy of Fire Safety and Services धनबाद। फायर सेफ्टी कोर्सेज क्यों करने हैं, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। फायर सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कोई भी बैकग्राउंड के कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री का कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। 10th पास्ड आउट हैं या 12th पास्ड आउट हैं या ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए कोर्सेज हैं। सभी का कोर्सेज अलग रहेगा और आपका जब एम्प्लॉयबिलिटी आएगी तो हायरार्की भी अलग रहेगा। 10th बेसिस पे फायरमैन रहेगा तो उसके ऊपर फायर सुपरवाइज़र या सेफ्टी सुपरवाइज़र रहेगा, उसके ऊपर सेफ्टी ऑफिसर रहेगा या फायर ऑफिसर रहेगा, फिर सेफ्टी मैनेजर रहेगा। तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको क्या पोस्ट के लिए रिक्रूट करना है। तो हर एक के लिए कोर्सेज है 10th से लेके ग्रेजुएशन पीजी तक के लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट नहीं है। आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ये कोर्स नहीं कर रहे हो। मैकेनिकल कर रहे हो तो कोई स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड की इंडस्ट्री में काम कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड की इंडस्ट्री में काम कर पाओगे। या फिर एक टेक्निकल कोर्सेज करने का मकसद ये रहता है कि इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। लेकिन ये टेक्निकल कोर्स होते हुए भी आप नॉन टेक्निकल सेक्टर्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इसका रहता है। नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि फायरमैन का, फायर ऑफिसर का, फायर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स में भी रहेगा, मॉल्स में भी रहेगा, बड़े अपार्टमेंट्स में भी रहेगा, क्योंकि जितने भी फायर के इक्विपमेंट्स लगे हैं सभी का मेंटेनेंस करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो इसका जॉब लिमिटेशंस इंडस्ट्री नहीं है, खुला हुआ है, कहीं भी कर सकते हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स, हर एक सिटी में कंस्ट्रक्शन साइट्स कुछ ना कुछ होता ही है, छोटा बड़ा, कहीं पे ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, हर एक जगह सेफ्टी ऑफिसर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, आप कहीं पे भी इसका जॉब ढूंढ सकते हो। और इस चीज़ को हम लोग डिटेल में इस वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये नॉन सैचुरेटेड सेक्टर्स है या अनसैचुरेटेड सेक्टर्स है। यहाँ पे कंपटीशन कम है, लोग कम है इस प्रोफेशंस में, तो एडवांटेज आपके पास है, आप इजीली एम्प्लॉयबिलिटी ढूंढ सकते हो। चौथा एडवांटेज है ये सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ एडवांटेज आपको देता है। आप कहीं पे फायर का इक्विपमेंट लगाना है, क्योंकि आपने फायर का कोर्स किया हुआ है, टेंडर आता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में फायर के सारे इक्विपमेंट लगाने हैं। बिना उसके उसको एनओसी नहीं मिलेगा, तो उसको लगाना ही है। हर एक सिटी में रिक्वायरमेंट रहता ही है। तो आप खुद का अपना एजेंसीज खोल सकते हो, मेंटेनेंस एजेंसी खोल सकते हो, इंस्टॉलेशन एजेंसीज खोल सकते हो। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हो, आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये 4 एडवांटेज है जो इस कोर्स को करने का जो बेनिफिट है वो ये 4 है। तो हम एक एक बेनिफिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू दी स्लाइड्स। चलिए देखते हैं डिफरेंट फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में फायरमैन का अपॉर्चुनिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में फायर स्टेशंस होते हैं और
उसके लिए वैकेंसी आती है। ये बात और है कि वैकेंसीज रेगुलर इंटरवल पे नहीं आती है, ड्यूरेशंस कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है। जब भी वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हो फायरमैन के लिए। दूसरा, हर एक एयरपोर्ट पे उसका अपना फायर पर्सनल होते हैं और उसमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप उसमें ईज़िली घुस सकते हो अगर फायरमैन का कोर्स किए हो। ये हुआ गवर्नमेंट सेक्टर की बातें। अब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर मूव करते हैं तो हॉस्पिटल्स में अगर देखते हैं तो अभी रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, जहाँ पे हॉस्पिटल में आग लग गया था और कैजुअल्टी हो गई थी आग लगने के कारण। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि ऑलरेडी फायर के इक्विपमेंट लगे रहते हैं हर एक हॉस्पिटल में, पर ये कैजुअल्टी होने का रीज़न, मेजर रीज़न यही होता है कि वहाँ पे कोई फायर इक्विपमेंट चलाने वाला कोई बंदा नहीं होता है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, वो आग बुझाएगी। तो हर एक हॉस्पिटल्स में आपको फायर का एनओसी लेने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए और वो प्रॉपर लगे रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि शायद ही कोई हॉस्पिटल उसको प्रॉपर मेंटेन करता है। बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी भी हॉस्पिटल्स में हमने फायर के सुपरवाइज़र्स या पर्सनल्स जो उसको मेंटेन करने वाले बंदे हों वो नहीं होते हैं। और यही मेजर रीज़न रहता है कि कोई दुर्घटना हुई तो हम उसको बचा नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। तो फायर के सारे इक्विपमेंट्स देख रहे हैं आप, लगे हुए हैं स्लाइड्स में। ये लगाने और मेंटेनेंस के लिए, दोनों के लिए आपको पर्सनल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए इस फील्ड के, और इसके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। तो आप अगर रिज्यूमे अगर फॉरवर्ड करेंगे किसी हॉस्पिटल्स में तो वो ईज़िली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको इस फील्ड के प्रोफेशनल्स जल्दी मिलते नहीं हैं। तो जनरली सिक्योरिटी को ही वो लोग ट्रेन कर देते हैं कि ये सारे इक्विपमेंट को देखें, मेंटेन करें। अगर आप एज ए इलेक्ट्रीशियन होते हुए अगर आप फायर के कोर्स किए हुए हैं, सेफ्टी के कोर्स किए हुए हैं, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। तो आप आईटीआई किए हुए हो इलेक्ट्रीशियन से और आप फायरमैन भी हो, तो कौन सा हॉस्पिटल आपको नहीं रखना चाहेगा? हर एक हॉस्पिटल्स आपको एज देगा, आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि आप उनके डुअल काम के लिए, इमरजेंसी में आप सारे इक्विपमेंट्स का नो हाउ है, आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको रेगुलर मेंटेन कर सकते हो। तो आप एज ए मेंटेनेंस पर्सनल आप वहाँ पे इजीली एम्प्लॉयबल हो सकते हो। एकेडमिक इंस्टीट्यूट ये सूरत का था, जहाँ पे आज से 2 साल पहले बहुत ज़बरदस्त आग लगा था और काफ़ी बच्चे ने इसमें जान गंवाई थी, और कुछ ने, हमने वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बच्चे वो 3rd या 4th फ्लोर पे था, वहाँ से जंप करना चालू कर दिया था जब आग लग गया था। तो ऐसे सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कोई भी इंस्टीट्यूशंस बिना फायर सेफ्टी एनओसी के नहीं चला सकता है, और एनओसी लेने के लिए आपको सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर लगे होने चाहिए, उसके मेंटेनेंस रेगुलर होने चाहिए। ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीज़ नहीं हो रहा है तो उसको एनओसी नहीं मिलेगा। तो हर एक इंस्टीट्यूशंस में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। बड़े स्कूल्स हो गए, अगर धनबाद की बात करें तो किसी भी बड़े स्कूल्स में हमको नहीं लगता है कि फायर पर्सनल रखते होंगे। और जहाँ तक मेरी बात भी हुई है कि ये स्कूल्स में रिक्वायरमेंट है और इस हिसाब से लोग नहीं हैं। तो आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में ढूंढ रहे हो तो अगर ये कोर्स करके अगर जाते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। हर एक मॉल्स, हर एक थिएटर्स में आपको चाहिए, बिना एनओसी के, फायर एनओसी के नहीं चला सकते हैं ये मॉल्स। फायर पर्सनल चाहिए उनको,
सारे मॉल्स के इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए। आप देखोगे बेसमेंट में, मॉल्स के बेसमेंट में फायर के सारे हाइड्रेंट्स लगे, होज लगे हुए हैं, और उसका मेंटेन नहीं होने के कारण सारा जंग लग रहा है, रस्टिंग हो गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पर्सनल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आप मिल सकता है आपको। कंस्ट्रक्शन साइट हर एक सिटी में होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ब्रिज बनता ही है, बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनते ही हैं, रोड्स बनते ही हैं। तो ये सारे साइट्स पे बिना सेफ्टी सुपरवाइज़र के नहीं काम कर सकता है। जो सेफ्टी सुपरवाइज़र यहाँ पे रहेगा वो सारे वर्कर्स का पीपी, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वो चेक करता है। हेलमेट्स, सेफ्टी के सारे उपकरण जैसे सेफ्टी शूज़ हो गए, गॉगल्स हो गए, सूट्स हो गए, तो ये चेक करने वाला, ये मॉनिटर करने वाला उनको एक सेफ्टी सुपरवाइज़र रखना ही है। और वो डेली बेसिस पे वो मॉनिटर करता है सारे सेफ्टी मेंटेन हो रहे हैं साइट पे, ऑन साइट पे या नहीं। तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ इजीली ढूंढ सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट, आप ये सारे कंस्ट्रक्शन साइट है, वेल्डिंग चल रहे हैं, वेल्डिंग के लिए आप प्रॉपर पीपीई किट पहना है या नहीं पहना है, तो ये कौन चेक करेगा? सेफ्टी सुपरवाइज़र, साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र का ये जिम्मेदारी होता है। वेयर हाउस या गोडाउंस, अभी सिचुएशंस ऐसा है कि हर एक वेयर हाउस या गोडाउंस में आए दिन सुनते हैं कि कभी यहाँ आग लग गया गोडाउंस में, कभी वहाँ लग गया। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया जाता है। फायर के सारे इक्विपमेंट्स लगे नहीं होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मिसिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे सुपरवाइज़र हो अगर वेयर हाउस के, और आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि आपने फायर का सारा नो हाउ है, तो आप अगर यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी आती है तो ईज़िली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये कोर्स करने के बाद आपको एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है। आप इलेक्ट्रिशियन प्लस फायर ऑफिसर हो, एडवांटेज है। आप सुपरवाइज़र हो गोडाउन के, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हो गोडाउन के, प्लस आप फायर सेफ्टी सुपरवाइज़र भी हो। तो हर एक ओनर आपको रखना चाहेगा, क्योंकि आपके पास एक अलग से एडवांटेज है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी देगा। सेफ्टी, एक चीज़ और इसमें बताना था, वेयर हाउस एंड गोडाउंस में अभी जैसे फ्लिपकार्ट्स और अमेज़न, ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी हैं और ये सब कंपनीज़ को प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से वेयर हाउस बनाना होता है। तो इनके वेयर हाउस में सारे फायर के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, क्योंकि इनको एक नॉर्म्स मेंटेन करना रहता है। और जब ये फायर के सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं तो नॉर्म्स के हिसाब से ये पर्सनल भी रखते हैं। तो फ्यूचर्स में ई कॉमर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, ई कॉमर्स के गोडाउंस भी बढ़ेंगे और आपका एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगा, और ये हर एक शहर में होगा। सेफ्टी एट ऑटोमोटिव शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर, हर एक ऑटोमोटिव शोरूम में सेफ्टी पर्सनल चाहिए, क्योंकि हज़ार्ड्स काफ़ी हैं, रिस्क काफ़ी होते हैं। नया गाड़ी होता है, कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं हो गाड़ी को, क्योंकि वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, उनको कोई मॉनिटर करने वाला कोई बंदा होना चाहिए, सुपरवाइज़र होना चाहिए जो मॉनिटर करे कि हाँ ये गाड़ी को अगर निकाल रहे हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स लिया जाए ताकि कोई नुकसान नहीं हो। तो जनरली मैनेजर जो होता है या सुपरवाइजर्स जो होता है वो ये सारा चीज़ देखता है। लेकिन आपके पास अगर एडवांटेज है तो ये आपको एक बेनिफिट देगा।
सेफ्टी ऑफिसर्स टू सुपरवाइज एंड ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड। अभी एक ट्रेंड है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज लोग हायर करते हैं सिक्योरिटी के लिए, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू आते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं होता है, वो एजेंसी के थ्रू आते हैं और वही सारा इंडस्ट्री का सिक्योरिटी देखते हैं। और ये सारी एजेंसीज फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर करती है सिक्योरिटी पर्सनल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल को आप फायर के इक्विपमेंट्स से अवगत नहीं कराओगे तो यही इनिशियल जो दुर्घटना होती है उसमें फायर जो भी लगी है उसको बचाने में सबसे बड़ा योगदान ये सिक्योरिटी गार्ड का ही रहता है। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड को अगर प्रॉपर पता हो कि फायर के इक्विपमेंट्स कैसे चलाने हैं तो दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। तो हर एक बड़ी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज फायर ऑफिसर रखती है ट्रेनिंग देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को, और ये डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं न्यू सिक्योरिटी गार्ड्स को। उनका ड्रिल्स होता है, फायर ड्रिल्स होते हैं, मॉक ड्रिल्स होते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग के लिए फायर ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है। इनफैक्ट ये सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी मूव करते हैं कि अगर आप अपना एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी चलाना चाहते हो और आपको फायर का सारा नॉलेज है तो खुद से आप ट्रेनिंग दोगे, खुद से आप ट्रेन करोगे सारे सिक्योरिटी गार्ड को, और आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आप अलग से कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हर एक अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस ऑफिसर, मेंटेनेंस पर्सनल रहते हैं। अब ट्रेंड हो गया है, अपार्टमेंट कल्चर हो गया, अपार्टमेंट डेवलप होता है, स्टैंड एलोन बिल्डिंग्स कम हो गए हैं, इंडिविजुअल हाउस कम हो गए हैं, ज़्यादा अपार्टमेंट्स कल्चर है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है कि अपार्टमेंट में फायर का एनओसी लेना है। अगर फायर का एनओसी गवर्नमेंट से लेना है तो सारे इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए, और उसका रिन्यूअल तभी होगा जब वो मेंटेन होगा प्रॉपर। तो हर एक अपार्टमेंट्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर के रिक्वायरमेंट रहते हैं, फायर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, कोई दुर्घटना हो जाता है, आग लग चुका है और इंश्योरेंस पर्सनल को जाना है, वहाँ पे ऑडिट करना है, उसका सर्वे करना है कि आग कैसे लगा, उसको क्या कंपनसेशन देना है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो अगर आप सेफ्टी में कोई कोर्स किए हो, फायर में कोई कोर्स करके रखे हो, तो आप ये इंश्योरेंस कंपनी में इजीली हायर हो सकते हो और एक एडवांटेज आपको रहेगा। ऐसे तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी जनरल ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, लेकिन आपके पास ये अगर एडवांटेज है कि आप फायर के कोर्स किए हो तो आपका हायरिंग या एम्प्लॉयबिलिटी का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सेफ्टी एट माइनिंग साइट्स पे, अगर धनबाद की बात करें तो कोल माइंस है, और कोल्स माइंस में बिना सेफ्टी सुपरवाइजर्स के काम नहीं कर सकता है, सेफ्टी ऑफिसर्स के काम नहीं कर सकता है, कोई भी माइंस के अंदर नहीं काम कर सकता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, और ऑलरेडी आउटसोर्सिंग होता चला जा रहा है सारे माइनिंग वर्क। तो उसमें आप देखोगे जब आउटसोर्सिंग होगा तो प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे और उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएगा तभी हम हायर हो पाएंगे। तो सेफ्टी एट माइनिंग। अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, फायरमैन बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। और लोग अगर इंडिया से अब्रॉड, बेसिकली गल्फ़ की तरफ अगर मूव करते हैं तो यही इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो सेफ्टी का रिक्वायरमेंट रहता है, और बहुत
ज़्यादा क्वांटिटी में एम्प्लॉयबिलिटी आती है गल्फ़ में, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी पर्सनल का, बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, हमने बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को चुना और बताया। ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां आपको सेफ्टी पर्सनल का रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, है ना। तो फायरमैन का रिक्वायरमेंट्स हर जगह है और इसका एडवांटेज है कि आप इंडस्ट्री में तो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे जो इंडस्ट्री के अलावा जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, उसमें भी रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो टू कंक्लूड, 4 एडवांटेज जो मैंने बताया कि ये फायर सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कोर्सेज कोई भी कर सकता है, आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये ऐसा फील्ड है जो अभी अनसैचुरेटेड है, आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस कोर्स के थ्रू, सैचुरेशंस नहीं है, और लास्ट आपका कोई क्वालिफाइंग डिग्री का लिमिटेशंस नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो अगर फायर सेफ्टी का प्रॉपर नॉलेज है तो और इंटरेस्ट है बिजनेस में तो। थैंक यू, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।